हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, इसमें हमने डाबेराइनर के त्रिक के बारे में जाना, फिर क्या जाना, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है ना, और उसके बाद देखा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी। ठीक है, फिर मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उपलब्धियां और उनकी सीमाएं, ये भी हमने पढ़ लिया था। और अभी देखेंगे अब 5.3 अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सन 1913 में हेनरी मोजले इन्होंने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक उपयुक्त गुणधर्म है, मतलब आधारभूत गुणधर्म है। तो उसी के अनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे? तो तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है, और एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है ना। तो तत्वों को उनकी परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या को हम Z मान लेते हैं कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आगे बताऊंगी आपको आवर्त सारणी का, जो आवर्त सारणी है उसके बारे में। फ्रेंड्स, तत्वों के परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुण धर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है ना। कौन कौन सी कमियां थी उनकी? उन्होंने क्या किया था, बता सकते हैं आप? कल मैंने पढ़ाया था, आप एक बार फिर से पलट कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है। ये जानने के बाद हम हाइड्रोजन की जो असंगत स्थिति थी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को उसमें स्थान नहीं दिया गया था, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं 5.3 का 1, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। तो फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त में क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस प्रकार की थी। ये पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिख जाए। ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 18 समूह हैं, और मतलब ये जो ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब खड़ी स्तंभ है, उनको क्या कहा जाता है? 1 से लेके कहाँ तक? ये 18 तक, है ना। तो ये क्या है? समूह कहलाते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल,
ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है, इनको आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ओके, यहाँ पर पहले जान लेते हैं ये क्या है, धातु, उपधातु और अधातु। उपधातु क्या थे, जिनमें अधातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उपधातु कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अलग से पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, तो ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस तरफ धातु और इस तरफ अधातु। ओके, फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट पे। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं आवर्त सारणी के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक समूह मतलब एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे कि फ्लोरीन, कहाँ है फ्लोरीन, साइड में है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं, है ना, तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह जो है बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, और वैसे समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। कोश मतलब KLM, है ना। ठीक है, फिर हाइड्रोजन की स्थिति यहाँ भी अनिश्चित है। क्यों, यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, तो यहाँ भी अनिश्चित है। क्यों, क्योंकि इससे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 में किसी में भी इसको रखा जा सकता है। आप बता सकते हैं क्यों रखा जा सकता है? तो आप देखेंगे कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अलग अलग है। किसकी किसकी? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। और आप ये भी देखेंगे कि आवर्त में, है ना, बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होगी। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जो कोश है, इनमें जो कोश पाए जाते हैं, है ना, अध्यासित कोश जिसको बोला जाता है, वो उनकी जो समान संख्या वाले अलग अलग तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। जैसे कि ये सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्सेनिक। कौन सा? ये आर्गन है, आर्गन, सॉरी, आर्सेनिक नहीं, आर्गन है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में यहाँ पर स्थित है ये सारे तत्व, ये देख रहे हो। तो ये तीसरे आवर्त में क्यों स्थित है, आप बता सकते हैं? क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन K, L और M कोशों में स्थित है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है ना। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर मतलब इस बात की पुष्टि कर सकते हैं आप
ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया कि के, एल और एम में कैसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। ठीक है, और पहले से दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं आप बता सकते हैं? तो अलग अलग कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप आगे की क्लासेस में इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 1 होती है ना, जिसको 2n2 लिखते हैं। तो इसी पर निर्भर करती है, जहाँ n क्या है, तो n नाभिक से नियत कोशों की संख्या को दर्शाता है। जैसे K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, है ना। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। ठीक है, L कोश में 2 दूनी 4 मतलब 8, 2 का घात 2 मतलब 8। तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। ठीक है, और M कोश में 18 मतलब इसके बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होंगे। ओके फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। ओके, तो आप जानते हैं कि तत्व द्वारा जो निर्मित आबंध के प्रारूप और उसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था, वो शुद्ध था। ओके, इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है? चलिए आगे देखते हैं कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी प्रवृत्ति क्या थी। एक बार हम इन तत्वों के बारे में देख लें, कौन कौन से तत्व हैं, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, फिर दूसरे समूह में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम सॉरी, फिर ये क्या है? बेरियम। ये बेरिलियम है और ये Ba मतलब बेरियम है। ठीक है, रेडियम, फिर तीसरे में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, फिर एक्टिनियम। ओके, फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, फिर इसको Rf लिख दिया गया है इसमें। आगे देखते हैं वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, फिर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। W किसका प्रतीक है? टंगस्टन का। फिर मैग्नीज, क्या है? टेक्टिनियम, फिर रहेनियम, फिर आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोहिडियम, इरिडियम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कहाँ पर आए थे हम? ये गोल्ड। फिर 12वें में है, 12वें समूह में जिंक, कैडमियम, मरकरी, फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर ये लास्ट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनको अक्रिय गैस भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नीचे क्या है। नीचे 2 और ग्रुप हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। ठीक है,
इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं लैंथेनाइड में? सीरियम, ये क्या है? पैरासेडियम, नियोडीनियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडीनियम, फिर टर्बियम, डिस्प्रीशियम, होलोमियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रीबियम और ल्यूथेरियम। ठीक है। फिर यहाँ पर एक्टिनाइड में कौन कौन से तत्व हैं? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, फिर क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एस्टिटीनियम, फिर फेनियम, मेंडेलिवियम, फिर नियोबियम और लॉरेंसियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनको इसी तरह से स्थान दिया गया है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं 5.3 का 2 आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखेंगे संयोजकता। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है ना। तो आप किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसकी संयोजकता का परिकलन कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे परमाणु साइज। तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है। ठीक है, और एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी मतलब सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 37 pm। pm मतलब पिकोमीटर। ठीक है, 1 pm बराबर 10⁻12 m माइक्रोन मतलब। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम समूह और आवर्त में परमाणु साइज की जो विभिन्नता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं जो हैं वो नीचे दी गई है। ठीक है, तो क्या क्या है? बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन। तो मतलब इनकी परमाणु त्रिज्या कितनी है? बोरॉन की 88, बेरिलियम की 111, ऑक्सीजन का 66, नाइट्रोजन का 74, लिथियम का 152 और कार्बन का 77। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या आप इनको परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। मैंने क्या कहा? बाईं से दाईं ओर जाने पर, मतलब अगर हम बोरॉन से नियॉन तक जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। ठीक है, नाभिक में आवेश बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचती है जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। फ्रेंड्स, प्रथम समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि प्रथम समूह के तत्व कौन कौन से हैं? सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम, है ना। तो उनकी परमाणु त्रिज्या क्या क्या है? पीएम में सोडियम का कितना है? 186, लिथियम का 152, रुबिडियम का 244, सीजियम का 262 और पोटेशियम का 231 है। तो क्या आप अब इनको आरोही क्रम में जमा सकते हैं? तो आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर, है ना,
परमाणु का साइज बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। इससे नाभिक और सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर सोडियम और मैग्नीशियम जैसे जो धातुएं हैं वो सारणी में बाईं ओर और सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं। हम ये ले लेते हैं तभी बनेगा हमसे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, क्या बताया मैंने? पहले मैंने बताया कि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, है ना, इधर से इधर आएंगे हम तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटती जाएगी और नाभिक में आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर मतलब अधिक खिंचाव महसूस होगा, जिससे परमाणु का साइज घटता जाएगा। ओके, फिर मैंने बताया कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि इसमें एक नया कोश जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब इससे नाभिक और उसके जो बाहरी कोश के बीच की दूरी है वो भी बढ़ जाएगी और इसी कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद परमाणु का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, है ना, ये धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। तो फ्रेंड्स, सोडियम से मैग्नीशियम जैसे धातुएं सारणी में बाईं ओर और सल्फर और क्लोरीन, है ना, ये सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं, ये अधातु हैं, है ना, ये दाईं ओर रखी गई है और बीच में सिलिकॉन स्थित है जिसे अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। ये आप पिंक लाइन देख रहे हो, ये धातु को अधातु से अलग करता है, मतलब ये उपधातु है। ठीक है, इन्हीं को अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। ओके, ये अधातु एवं धातु दोनों के गुण जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है और इस रेखा पर आने वाले तत्व कौन कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, है ना। ये जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध धातु या उपधातु भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले चैप्टर में देखा कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है ना, मतलब यह विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। ठीक है, तो समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाली प्रभावी नाभिकीय आवेश घटती जाती है। ठीक है, किसी भी समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो नाभिकीय आवेश है वो क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है, क्यों घटता जाएगा? क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन मतलब आसानी से निकल जाते हैं। इसीलिए जो धात्विक अभिलक्षण जो है वो आवर्त में घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है पर आवर्त में इधर आगे बढ़ने पर घटता है। ठीक है, तो दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो चलिए इन गुणधर्म जो है उसकी विविधता के बारे में और डिटेल में जानते हैं। ओके, तो विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी में किधर? दाहिनी ओर, ऊपर की ओर स्थित है। ओके, ये सब क्या है?
विद्युत ऋणात्मकता वाले हैं। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता चलता है। क्यों? क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से। ओके, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ना। फिर डाबेराइनर ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। फिर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की, है ना। उन्होंने जगह छोड़ रखा था कि जब नए तत्व खोजे जाएंगे तो उस जगह में उसको फिट किया जा सके। ओके, फिर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां, है ना, परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई, है ना। तत्व के इस आधारभूत गुणधर्म मतलब संख्या की खोज किसने की? मोजले ने की, है ना। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं में व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता या संयोजन क्षमता और धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, मतलब हमारा 5वां चैप्टर भी पूरा हो गया। कल से हम नया चैप्टर, जो कि अब हमारा ये केमिस्ट्री वाला सेशन जो है पूरा हो गया क्लास 10th का। अब कल से या नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी का शुरू करेंगे, मतलब जीव विज्ञान पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पूरा हो गया हमारा क्लास 10th का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए, और अपने जो नए मित्र हैं उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इनका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स ये मैं जो आवर्त सारणी है उसका एक पिक लेके इस वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें मैं जब समझा रही थी तो ये अच्छे से दिख नहीं रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।